Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Munir Ahmed. Dear students, in last few lectures we discussed the parts of cell that were cell wall, cell membrane, and then we discussed the cytoplasm. What is cytoplasm? The material which is present between cell membrane or plasma membrane and nuclear membrane is known as cytoplasm. फिर साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर जब हमने डिस्कस की थी तो हमने कहा था कि साइटोप्लाज्म के जो हैं वो मेन दो पार्ट्स हैं। एक को हमने कहा था साइटोसोल और दूसरे पार्ट को हमने कहा था साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। साइटोसोल को डिस्कस करने के बाद फिर हमने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स को डिटेल से डिस्कस करना शुरू किया था। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा, इनको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स में सिर्फ हमने प्रीवियस लेक्चर में एक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था जिसका नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन्स ऑफ नेटवर्क ऑफ चैनल्स हैं। फिर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप्स को डिस्कस किया था। हमने कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली टू टाइप्स के हैं। एक वो जिसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी वो जिसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को रफ क्यों कहा था? इस वजह से कहा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं और इसी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अपीयरेंस है वो रफ दिखती है। इसको क्या कहा था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो अपीयरेंस रफ दिखती है ये इन ग्रेन्यूल्स की वजह से दिखती है और इन ग्रेन्यूल्स को राइबोसोम्स कहते हैं और यही आज का हमारा टॉपिक है कि राइबोसोम्स क्या है। फिर दूसरी टाइप हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया था कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, इनकी जो अपीयरेंस है वो स्मूथ है, इस वजह से इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया था। फिर हम जब फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब फंक्शंस को डिस्कस करते हुए हमने यह कहा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ग्रेन्यूल्स या राइबोसोम्स मौजूद हैं और इन राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन को बनाना है और इसी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है वो प्रोटीन को मॉडिफाई करना है। बनाने वाला कौन है? वो राइबोसोम्स हैं। आज इसी राइबोसोम्स को, इन्हीं ग्रेन्यूल्स को डिस्कस करेंगे कि ये राइबोसोम्स क्या हैं, राइबोसोम्स की एटिमोलॉजी क्या है, मींस के इसको राइबोसोम्स का नाम क्यों दिया जाता है, एंड देन इसकी डिस्कवरी, इसको किसने डिस्कवर किया। फिर इसके बाद इसकी अक्रेंस पे भी बात करेंगे। क्या हर सेल्स में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं? फिर क्या हर सेल्स में राइबोसोम्स की तादाद सेम होती है? क्या प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स और यूकैरियोट्स के सेल्स में राइबोसोम्स की तादाद जो है वो सेम होती है? फिर उसके बाद इसके कलर के भी बात करेंगे। फिर इसकी जो स्ट्रक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट उस पर बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर कैसी है और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर कैसी है, और उसके बाद लास्ट में इस राइबोसोम्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और फिर दिन लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को भी डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव या ईटा टेस्ट में वो मोस्टली आती हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि राइबोसोम्स क्या हैं। अगर हम सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझें कि राइबोसोम्स क्या हैं, अगर हम कोई भी टिपिकली फॉर एग्जांपल ये यूकैरियोटिक सेल है तो इस यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ डेंस ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं। ये बताता हूं ग्रेन्यूल्स क्या हैं। कुछ डेंस ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं, डेंस ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर नजर आती है, ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं। होते क्या हैं? स्मॉल हैं, टाइनी। साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री भी होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? डेंस ग्रेन्यूल्स, टाइनी, और इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। इसको कहते हैं राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या है? इन्हीं पॉइंट्स को डिफिनीशन पे अप्लाई करते हैं कि राइबोसोम्स क्या है। Ribosomes are dense, tiny granules
एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और इनका क्या काम है, प्रोटीन बनाना है। अब यहां पे एक पॉइंट आया है, ग्रेन्यूल्स क्या है। अब कोई भी स्ट्रक्चर है, अगर उसको मेम्ब्रेन्स ने कवर किया हुआ है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ने इसको कवर किया हुआ है, या क्लोरोप्लास्ट है, या गोल्गी बॉडीज है, इनको क्या है, आउटर मेम्ब्रेन्स ने कवर किया हुआ है, तो उनको हम एक स्पेसिफिक टर्म ऑर्गेनेलीज की यूज करते हैं। लेकिन वो स्ट्रक्चर्स जिनको मेम्ब्रेन ने कवर नहीं किया हुआ है, आउटर कवरिंग नहीं होती, उनको ये टर्म यूज की जाती है, जिनको क्या कहते हैं, ग्रेन्यूल्स कहते हैं। अब इनका जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस से है, इस वजह से राइबोसोम्स को जो कॉमनली नाम दिया जाता है वो प्रोटीन फैक्ट्री का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको इंजन ऑफ सेल्स का नाम भी दिया जाता है। इंजन ऑफ सेल का जो नाम है वो भी किसको दिया जाता है, राइबोसोम्स को नाम दिया जाता है। इसके अलावा इसको हीरो ऑफ सेल्स भी कहते हैं। बताता हूं ये टाइटल क्यों दिए जाते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री, इंजन ऑफ सेल या हीरो ऑफ सेल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर या सेल के अंदर कोई भी चीज बनती है, फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बननी है, या एंजाइम्स बनने हैं, या हार्मोन्स बनने हैं, बेसिकली इन सब की नेचर क्या है, प्रोटीन है। और प्रोटीन को बनाता कौन है, राइबोसोम्स है। तो इट्स मींस के ये वो मॉलिक्यूल्स बनाता है जो लाइफ के लिए वाइटल हैं, जो सेल की सर्वाइवल के लिए वाइटल हैं। इस वजह से इनको ये टाइटल दिए जाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है, इंजन ऑफ सेल क्योंकि इसी पे सेल डिपेंड करता है, एंड देन हीरो ऑफ सेल, इसका जो मेन फंक्शन है। अब यह भी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए कि ये जो राइबोसोम्स है ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली का टाइटल भी इसको दिया जाता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलीज का टाइटल दिया जाता है। इसके बाद इसकी एटिमोलॉजी को डिस्कस करते हैं कि राइबोसोम्स क्यों कहते हैं। यह ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, राइबोस एंड सोमा। राइबोसोम, राइबो एंड सोमा से डिराइव्ड हुआ है। राइबोस का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोस शुगर, एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी। क्योंकि इसकी कंपोजिशन हम देखेंगे तो इसकी कंपोजिशन में मेनली जो है वो राइबोसोमल आरएनए है या राइबो न्यूक्लिक एसिड है, और इस वजह से इसको किसका नाम दिया जाता है, इसकी कंपोजिशन की वजह से, इसकी बॉडी की कंपोजिशन की वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, राइबोसोम्स। और दोनों वर्ड्स कौन से हैं, जबान के हैं, ग्रीक लैंग्वेज के हैं, यूनानी जबान के हैं। अब इसके बाद इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि राइबोसोम्स को फर्स्ट टाइम किसने डिस्क्राइब किया और इसको नाम क्यों किसने दिया। फर्स्ट टाइम तो राइबोसोम को डिस्क्राइब किया G.E. पैलेट, जिसने 1955 में फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किया, नाम नहीं दिया, फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किया, और उस टाइम इसने नाम दे दिया पैलेट पार्टिकल। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। फिर उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट था जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिसका नाम था रिचर्ड बी रॉबर्ट्स, जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, जिसने जो राइबोसोम्स का नाम रखा काइंड नेम ऑफ राइबोसोम्स इन 1958 में जो रिचर्ड आर रॉबर्ट्स था, इसने फर्स्ट टाइम जो है वो राइबोसोम्स का नाम दिया, और जबकि G.E. पैलेट जो था 1955 में इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया, फर्स्ट टाइम देखा, और उसने उसको नाम दे दिया पैलेट पार्टिकल्स। अब इसके बाद बात करते हैं
जैसा कि हमने कहा कि राइबोसोम्स के जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन बनाना है, लेकिन ये बात करते हैं कि ये राइबोसोम्स खुद कहां पे बनता है। इसके जो सिंथेसिस पॉइंट है वो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस में बनता है। इसके बाद अगर पोजीशन देखी जाए, अगर हम टिपिकल सेल देखें तो टिपिकल सेल में एक तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म में आपको फ्री फॉर्म में दिखता है, किसी चीज के साथ अटैच नहीं होता। सो साइटोप्लाज्म में ये फ्री हो सकता है, फ्री इन साइटोप्लाज्म। और फिर अगर देखें तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होता है, ऑन द सरफेस ऑफ अटैच या बाउंड भी होता है, कहां पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच होता है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी पाया जाता है। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में भी राइबोसोम्स पाया जाता है। इस वजह से इसको यह भी टाइटल दिया जाता है कि राइबोसोम्स वो सेल ऑर्गेनेली है जो सेल ऑर्गेनेली के अंदर पाई जाती है। इस वजह से इसको स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली भी कहते हैं। इसके बाद इसकी अक्रेंस की बात करते हैं कि राइबोसोम्स कौन कौन से सेल में पाया जाता है। यह बोथ प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है एंड यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। लेकिन यह बात याद रखनी है कि यह एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन मेमेलियन आरबीसीज। ये जो रेड ब्लड सेल हैं उनमें एब्सेंट होता है। अब फिर एक क्वेश्चन है कि इनकी जो तादाद है क्या वो सेम होती है प्रोकैरियोटिक में या यूकैरियोटिक में? नहीं, इनकी तादाद जो है वो सेम नहीं होती। अब मोस्टली मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि वो ये समझते हैं कि सेल के अंदर सिर्फ एक राइबोसोम्स होता है, सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन सिर्फ हमें डायग्राम में, जब भी हम बुक में या किसी भी जगह डायग्राम देखते हैं, उस डायग्राम में सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक राइबोसोम्स ड्रा किया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि हम इजीली हर स्ट्रक्चर्स को देख पाए इतनी छोटी सी स्पेस में। लेकिन एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है एक सेल में। इसी तरह राइबोसोम्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, अगर इसकी नंबर्स की बात की जाए, नंबर्स में जो यूकैरियोटिक सेल हैं, टिपिकली रिप्लिकेटिंग यूकैरियोटिक सेल, इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन राइबोसोम्स होते हैं। और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक केस में, फॉर एग्जांपल इकोलाई बैक्टीरिया है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 15,000 राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स के कलर पे बात करते हैं कि राइबोसोम्स का जो कलर है वो कैसा है। अगर हम राइबोसोम्स के कलर की बात करें तो इसका जो कलर है वो लाइट रेड होता है। अब इसके साइज पे बात करते हैं कि राइबोसोम्स का जो साइज है या इसका जो डायमीटर है वो कितना है। इसका जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 माइक्रोमीटर होता है। अब कंपोजिशन की बात करते हैं कि ये कौन कौन से केमिकल्स या कंपोनेंट से मिलकर बनता है। बेसिकली राइबोसोम्स 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक आरएनए है जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं और दूसरी प्रोटीन है जिसको राइबोसोमल प्रोटीन कहते हैं। तो बेसिक कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं। एक को राइबोसोमल आरएनए एंड सेकंड जो कंपोनेंट है वो है राइबोसोमल प्रोटीन। अगर इसकी परसेंटेज की बात की जाए राइबोसोमल आरएनए की और राइबोसोमल प्रोटीन की, ये अप्रोक्सीमेटली 65%, जबकि
जो राइबोसोमल प्रोटीन है वो 35% होती है। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के टॉपिक का वो है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम टिपिकल ये सेल है, इसमें अगर एक राइबोसोम्स को मैग्नीफाई करके देखें तो कुछ यूं स्ट्रक्चर नजर आएगी। बेसिकली राइबोसोम्स 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक लार्जर सब यूनिट और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट्स। ये दोनों यूनिट्स मिलकर एक राइबोसोम्स को बनाते हैं। इन दोनों यूनिट्स की एसोसिएशन या आपस में मिलना सेल के अंदर मैग्नीशियम आयंस पर डिपेंड करता है। जितना मैग्नीशियम आयंस ज्यादा होगा उतने ही इन यूनिट्स में एसोसिएशन ज्यादा होगी। अगर हम सेल देखें, राइबोसोम्स देखें, तो राइबोसोम्स का एक यूनिट होगा जिसको हम लार्जर सब यूनिट कहेंगे और दूसरा क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट्स होगा। तो बेसिकली कितने सब यूनिट्स हैं, 2 हैं, एक को लार्जर और दूसरे को स्मॉलर सब यूनिट्स कहते हैं। ये दोनों सब यूनिट्स का साइज प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में दोनों में डिफरेंट होता है। इसी तरह लार्जर सब यूनिट का और स्मॉलर सब यूनिट का भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट होता है। इनका जो साइज है, जो अब हम बात करेंगे, ये जो साइज है ऑन द बेसिस ऑन सेडिमेंटेशन और साइज की बेस पे होता है, एंड साइज की बेस पे होता है। सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होता है, इसका जो टोटल साइज है वो कितना है, लार्जर सब यूनिट का साइज कितना है और स्मॉलर सब यूनिट का साइज कितना है। साइज में अगर ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है, यूकैरियोटिक सेल से राइबोसोम लिया है, ये जो लार्जर सब यूनिट है इसका जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 60s होता है। जबकि जो स्मॉलर ये 40s होता है। ये s को डिस्कस करते हैं कि ये s असल में क्या है, और ये जो टोटल इसका होता है, टोटल अप्रोक्सीमेटली होता है 80s। जबकि साइज जो प्रोकैरियोट्स के केस में है, टोटल इसका लार्जर का और स्मॉलर की सब यूनिट का दोनों का 70s होता है, जबकि लार्जर वन का 50s एंड स्मॉलर का 30s। ये जो S है, असल में S जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग यूनिट क्योंकि फर्स्ट टाइम जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस करवाया, जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस करवाया, एक साइंटिस्ट ने करवाया जिसका नाम था स्वेडबर्ग, उसके नाम से इसका नाम पड़ गया S। अब होना तो यह चाहिए था कि 50 और 30 मिलकर यहां पे 80s बनता, तो कांसेप्ट क्लियर था। यहां पे 40 और 60 मिलकर टोटल जो साइज था वो 80s बनता, 80 स्वेडबर्ग यूनिट बनता। यह बात तो ठीक है, लेकिन यहां पे एक सिंपल सा कांसेप्ट है। अगर स्मॉलर सब यूनिट सेपरेट है, लार्जर सब यूनिट सेपरेट है, तो इनका साइज क्या है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये दोनों, ये राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स अगर प्रोकैरियोट्स का है तो ये टोटल कितना है, 70s है। अब 70s में अगर मैं लार्जर को बड़ा कर इलादा कर दूं तो लार्जर का जो साइज है वो ज्यादा होता है 50, और जो स्मॉलर है वो 30 होता है। इसकी ये एक सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर है, ये राइबोसोम्स कंसिडर करें, ये 30 है, ये 50s है। अब ये सेपरेट होंगे तो ये 30 और ये 50 रहेगा, लेकिन जब ये आपस में ऐसे अटैच होगा तो इसका अब साइज क्या है, इसकी लेंथ क्या है, कम होगी। क्यों? क्योंकि स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स ने एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया। असल में जब 50 और 30s सेपरेट होते हैं तो इनका साइज ज्यादा है, लेकिन जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो अब इधर से इधर तक इसका साइज जो है वो कम है। यही सेम केस इधर में है। 60 और 40 जो S हैं, स्वेडबर्ग हैं, ये अगर सेपरेट सब यूनिट्स हैं तो डिफरेंट हैं, लेकिन जब इसकी सब यूनिट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं
तो ये कम हो जाता है क्योंकि एरिया जो है वो ओवरलैपिंग में आ जाता है। इसके बाद अगर कंपोजिशन की बात की जाए, यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स है इसमें जो कंपोजिशन है राइबोसोमल जो पार्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 40%, जबकि राइबोसोमल प्रोटीन जो है वो 60% है। लेकिन यह केस उल्ट है प्रोकैरियोटिक के केस में। इस केस में राइबोसोमल आरएनए 60% है जबकि राइबोसोमल प्रोटीन 40% है। इसके बाद इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ये वाला राइबोसोम्स है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ डेल्टास, जबकि मॉलिक्यूलर वेट अगर प्रोकैरियोट्स में चेक किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ डेल्टास होती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कौन कौन से हैं। यूकैरियोटिक में साइज इतना है जबकि प्रोकैरियोट्स में इसका साइज इतना है, जबकि इसकी कंपोजिशन में इतने % आरएनए है और इसकी कंपोजिशन में इतनी % आरएनए एंड प्रोटीन है। जबकि स्ट्रक्चर और जो यूकैरियोट्स हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है राइबोसोम्स का वो इतना है और मॉलिक्यूलर वेट जो प्रोकैरियोट्स के केस में 2.7 10⁻⁶ डेल्टास होती है। अब राइबोसोम्स के फंक्शंस पे बात करते हैं। जैसा कि हमने डिफिनीशन में कहा था कि इसका जो मेन रोल है वो प्रोटीन को बनाना है, तो असल में ये प्रोटीन कैसे बनाता है यही इसका फंक्शन है। इसको जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, और इसी वजह से इसको क्या कहा था, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन या इंजन ऑफ सेल्स का नाम दिया जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये कोई भी टिपिकली सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है जेनेटिक मटेरियल मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या चीज मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है। राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट और ये दूसरी क्या है, स्मॉलर सब यूनिट मौजूद है, क्योंकि दो यूनिट्स होती हैं, एक को लार्जर सब यूनिट कहते हैं, एक को स्मॉलर सब यूनिट कहते हैं। अब होगा क्या, डीएनए से एक आरएनए बनेगा जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आएगा डीएनए से और लेने के बाद साइटोप्लाज्म में आएगा। ये जो मैसेज होगा इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड होगा। ये लेटर जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस सारे प्रोसेस को डीएनए से राइबोसोम्स में प्रोटीन बनने तक के प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। ये डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद ये जो मैसेंजर आरएनए है ये राइबोसोम्स के स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट के दरमियान फिट हो जाएगा। सिंपली फिट होने के बाद यहां पे साइटोप्लाज्म में हमारे पास अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट टाइप्स के 20 अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हैं, अमाइनो एसिड्स। ये क्या है, ट्रांसफर आरएनए है। आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आया है, ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा राइबोसोम्स के ऊपर, जबकि मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आएगा और राइबोसोमल आरएनए वो आरएनए है जो राइबोसोम्स को बनाता है। अब होगा क्या, जब ये कोड जो मैसेंजर आरएनए लेके आया है, जब ये नीचे स्पेसिफिक साइट पे आएगा तो ये मैसेज देगा किसको, ट्रांसफर आरएनए को, कि क्या करे कि इसके नीचे जो कोड है वो वाला अमाइनो एसिड उठाए, पिक करे और पिक करने के बाद यहां पे ड्रॉप कर दे। फिर उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए थोड़ा सा आगे मूव करेगा। अब दूसरा कोड ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि 3
सीक्वेंस का एक कोड होता है। अब ये दोबारा मैसेज देगा दूसरे आरएनए को कि दूसरा अमाइनो एसिड उठाओ अकॉर्डिंग टू दिस कोड और कहां पे पुट करो। फॉर एग्जांपल ये पिक करो, ये दूसरा अमाइनो एसिड और यहां पे, और कोई इसी तरह तीसरा आएगा और इसी तरह फोर्थ वन है, और करते करते यहां पे क्या अमाइनो एसिड्स एक जगह पे इनकी चेन बन जाएगी, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे जिनको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अब यही पॉलीपेप्टाइड मॉडिफाई होकर फंक्शनल हो जाएगी, मॉडिफिकेशन होगी, मॉडिफिकेशन के बाद ये फंक्शनल प्रोटीन बनेगी, या तो ये एंजाइम्स बन जाएगा, या कोई स्ट्रक्चरल पार्ट बन जाएगा, या कोई हार्मोन्स एक्सेट्रा बन जाएगा। अब ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस बनती है। जस्ट रिकैप करता हूं, डीएनए से आरएनए बनता है जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स की तरफ आता है। राइबोसोम्स की दोनों यूनिट्स एक दूसरे से डिसोसिएट होती हैं। जो ही राइबोसोम आरएनए आके अटैच होता है मैसेंजर आरएनए तो ये एसोसिएट हो जाती हैं। एसोसिएशन बता चुका हूं, मैग्नीशियम आयंस पे डिपेंड करता है, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जब ये आपस में अटैच होंगी, अटैच होने के बाद मैसेंजर आरएनए पे जो कोड मौजूद है वो कोड मैसेज, वो राइबोसोम्स मैसेज देगा इस कोड के अकॉर्डिंग कि ट्रांसफर आरएनए फला अमाइनो एसिड को पिक करो और आके ऊपर ड्रॉप करो, पिक करो ड्रॉप करो। पिक एंड ड्रॉप का काम चलता रहता है जब तक के मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोड एंड नहीं हो जाता। जब ये फिनिश हो जाता है उसके बाद हमारे पास चेन ऑफ अमाइनो एसिड बन जाती है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और यही मॉडिफाई होकर फंक्शनल प्रोटीन बन जाती है। अब ये मॉडिफाई कहां पे होती है ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। प्रोटीन तो बन गई है, अब प्रोटीन मॉडिफाई कहां पे होगी, फंक्शनल कहां पे होगी, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा ये होगा। अब इसके बाद एक टर्म है जिसको हम पॉलीसोम या एर्गोसोम और राइबोसोम कहते हैं। ये तीनों टर्म सेम है। राइबोसोम ये असल में है क्या चीज? जब अमाइनो, फॉर एग्जांपल ये लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम का, ये स्मॉलर है, ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, एंड ये लार्जर वन है, एंड ये स्मॉलर है। जब एक से ज्यादा राइबोसोम्स के साथ एक ही मैसेंजर आरएनए, सेम मैसेंजर आरएनए अटैच हो, फॉर एग्जाम्पल ये मैसेंजर आरएनए है, ये तीनों क्या हैं? राइबोसोम्स हैं। इसके लिए एक मैसेंजर आरएनए हो, एक से ज्यादा राइबोसोम्स के साथ अटैच हो, उसके लिए टर्म क्या यूज की जाती है? पॉलीसोम्स, एर्गोसोम्स और राइबोसोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईटा एमसीक्यूज के लिए। अब ये एक दूसरे के साथ मिलते क्यों हैं? क्योंकि ये जो मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जितना मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ये आपस में एक दूसरे के ज्यादा अटैच होंगे। अब कुछ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू राइबोसोम। राइबोसोम्स को इंजन ऑफ सेल भी कहा जाता है, राइबोसोम्स को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है, राइबोसोम्स को स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। राइबोसोम्स वो ऑर्गेनेली है जो सेल ऑर्गेनेली के अंदर पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। इसको डिस्कवर किसने किया? इसको हीरो ऑफ सेल भी कहा था। डिस्कवर किसने किया है? पेलेड ने किया है 1955 में। फिर इसको नाम किसने दिया? एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसको रॉबर्ट्स कहते हैं। रॉबर्ट्स ने 1958 में इसका जो नाम रखा। फिर इसके बाद इसकी कंपोजिशन में राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन है, इसकी कंपोजिशन डिस्कस कर चुके हैं। कंपोजिशन के बाद फिर हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया था कि राइबोसोम्स की दो यूनिट्स होती हैं, प्रोकैरियोट्स सब यूनिट्स, लार्जर और स्मॉलर। प्रोकैरियोट्स में इसका साइज डिफरेंट है और यूकैरियोट में इसका साइज डिफरेंट है। प्रोकैरियोट में 70s और यूकैरियोट में 80s होता है। 70s
एस का ये मतलब है स्वेटबर्ग यूनिट है, सेडिमेंटेशन द बेसिस ऑफ साइज और सेडिमेंटेशन पे है। फिर हमने ये भी कहा था कि लास्ट में इसके फंक्शंस हमने देखे कि प्रोटीन्स के जो मेन फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। एक फंक्शन तो हमने देख लिया कि प्रोटीन सिंथेसिस से है, प्रोटीन कैसे बनाता है, ये सारा प्रोसीजर इन शॉर्ट हमने देख लिया। इंशाल्लाह इस प्रोसीजर को लेटर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसको हम सेंट्रल डोगमा कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन।